नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पैन्यूली काले आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं क्योंकि कल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिवस था। जब हिंदुस्तान की सैन्य शक्तियों के बारे में, हिंदुस्तान की सेनाओं को सुदृढ़ करने के बारे में बात की जाएगी नए जनरेशन के समय पर, तो डेफिनेटली इस दिन को याद किया जाएगा क्योंकि कल जो है हमारे पास हिंदुस्तान की धरती पर लॉन्ग अवेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, वो फाइनली 5 एयरक्राफ्ट हमारे पास पहुंच गए और उन्होंने अंबाला एयर बेस में लैंड किया है। और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन कि एशिया का पहला राष्ट्र हिंदुस्तान बना जिसके पास 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। असल में हमें ये माइलस्टोन बहुत पहले अचीव कर लेना चाहिए था, आज से कई साल पहले, क्योंकि इनकी आवश्यकता हिंदुस्तान की इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा थी। बहुत समय से ये मांग जो है सरकार के पास थी, यूपीए की सरकार के पास, कि हमको ये एयरक्राफ्ट चाहिए, किंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी राजनीति के लिए और अपने गंदे देश विरोधी निर्णयों के कारण यूपीए की सरकार 10 से 12 साल इस निर्णय पर बैठी रही और उन्होंने MMRCA यानी रफाल यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने से भारतीय वायुसेना को वंचित रखा। अगर वो लोग 10 से 12 साल इस निर्णय पर नहीं बैठते, हमारे को यानी कि हिंदुस्तान को, हमारी सेनाओं को, एयरफोर्स को डिफेंस बजट के नाम पर जब वो 100 रुपये मांगते थे, उनको 1 रुपया ना देते, तो 2012-13 में हमारे पास ये एयरक्राफ्ट आ जाने चाहिए थे और वायुसेना को वो जो बल है, जो शक्ति है, वो मिल जानी चाहिए थी। जब ये एयरक्राफ्ट खरीदने की बात चल रही थी 10 से 12 साल, तो बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट किया गया, बहुत डिस्कशंस हुई, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई और उसके बाद ये डिसीजन जो है थ्रैश आउट करके यहाँ पर पहुंचे कि हमें रफाल की आवश्यकता है और रफाल खरीदने की जो पूरी तैयारी थी वो की गई। लेकिन यूपीए की सरकार ने खरीदने नहीं दिया, वो जो है डेफर करती रही इस निर्णय को, इसके ऊपर बैठी रही। ये वही यूपीए की सरकार है जो 2019 में चुनावी रैली में अपनी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने रफाल का गंदा राजनीतिक घिनौना इस्तेमाल किया। यहां तक वो गिर गए राहुल गांधी कि उन्होंने अपनी चुनावी रैलीज में माननीय प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी बातें बोलनी शुरू कर दी। मैं वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोला और ये हालत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को इनको फटकार लगानी पड़ी, इनसे माफी मंगवानी पड़ी और ये बोला कि तुम जो हो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में हिंदुस्तान की आवाम से झूठ नहीं बोल सकते। और तब इन्होंने माफी मांगी। इसे कहते हैं अपना थूका हुआ चाटना। तो ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग जो है कल से फिर से डिफरेंट चैनल्स पर जाकर के और सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे ट्वीट कर करके फिर से वो कहानी गढ़ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। किस हक से बोल रहे हो भैया तुम? किस जिम्मेदारी से बोल रहे हो तुम? तुमने क्यों नहीं रफाल खरीदे? तुमको किसने रोका था रफाल खरीदने से? ले आते 2012 में रफाल। 36 क्या तुम कहते हो, 100 क्या, 200 क्या, 500 ले आते? लाते तो। अरबों खरबों के घोटाले तुमने किए। अपने यहां पर तुम पैसे भरते रहे, नेशनल हेराल्ड के अंदर तुम पैसा भरते रहे, राजीव गांधी फाउंडेशन में तुम पैसा भरते रहे। लेकिन हिंदुस्तान की जब सेनाएं तुमसे डिफेंस बजट मांगती थी तो तुम 1 रुपया उनको देते थे। अगर वो 100 रुपये मांगे, कई बार तो तुमने 1 रुपया भी नहीं, 50 पैसे उनको दिए। शर्म नहीं आती है तुमको? और आज तुम उसके ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। आलू प्याज खरीद रहे थे क्या? हम आलू प्याज खरीद रहे थे? एक फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे। 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे। आपने तो उसको बिल्कुल ऐसे बना के रख दिया है कि हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप ये बताइए ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे है, वैसा कैसे। सामरिक नीति, कूटनीति, सैन्य नीति, किसी चीज की आप लोगों को अकल नहीं है, किसी चीज की जिम्मेदारी आप लोग नहीं लेते हो। पहले तो लगता था कि सिर्फ आप लोग घिनौनी गंदी राजनीति कर रहे हो, लेकिन अब समझ में आता है जैसे जैसे आपके कुकृत्य खुल करके आ रहे हैं ना, क्यों आप लोग नहीं खरीदते रहे हो इसको। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। देखिए, जो पार्टी और जो व्यक्ति अपने मरे हुए पिता के नाम पर राजीव गांधी फाउंडेशन बनाते हैं और फिर हिंदुस्तान के दुश्मन देश चीन से चंदे के नाम पर उनसे घूस लेते हैं, वो हिंदुस्तान की सेनाओं को, एयरफोर्स को सुदृढ़ करेंगे जो अपने आप को चीन के हाथ बेच चुके। और उसके बाद 2008 में वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक MOU साइन करते हैं वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और हिंदुस्तान के भविष्य को भी गिरवी रख देते हैं। वो लोग क्या
चाहेंगे कि हमारे पास जो है ऐसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स आए, हमारी जो सेनाएं वो सुदृढ़ हो, उनका बल बढ़े। मनोबल तो उनका वैसे ही बहुत ऊंचा है, लेकिन हथियार भी तो उनके पास नई टेक्नोलॉजी के, नए समय के, आधुनिक होने चाहिए, तभी तो वो लड़ाई लड़ेंगे पूरी 100% कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी के साथ। ये इन्होंने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कभी भारतवर्ष के साथ थे ही नहीं, भारत की सेनाओं के साथ ये कभी थे ही नहीं, हिंदुस्तान की सरहदों की, हिंदुस्तान की जनता की, हिंदुस्तान की इनको कभी चिंता थी ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कभी चीन के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, कभी जाकर के मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान में भेज देते हैं ये बोलने के लिए कि प्लीज आप में हमारा साथ दीजिए क्योंकि हमें मोदी की सरकार गिरानी है। कौन से मोदी जी भैया जिन्होंने फाइनली रफाल खरीदा? उनको धन्यवाद आपके मुंह से निकलेगा नहीं क्योंकि आप लोग तो बेशरम हो, पर मैं जो हूं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देती हूँ हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, भारत के एयर चीफ को और पूरी वायुसेना को और सभी लोगों को जो लोग हिंदुस्तान का अच्छा सोचते हैं। एक चीज और, एक फैक्ट है, HAL की इनएफिशिएंसी भी रफाल के खरीदारी में डिले होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा काम है HAL की कमियों का होना। किसने इसको इनएफिशिएंट बनाया? किसने इसको सफेद हाथी बनाया? कौन इतने साल से रूल कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर? आप लोग ही कर रहे हो ना, कांग्रेस वालों। तो क्यों भैया उसको प्रोडक्टिव क्यों नहीं बनाया? क्यों सफेद हाथी बना करके खड़ा कर दिया? उसके कारण भी बहुत डिले हुआ है, आप जानते हो इस बात को। ये सारी चीजें जाकर के पब्लिक से नहीं बोलोगे, जनता से नहीं बोलोगे, क्यों? सच बोलने की हिम्मत नहीं है। देश बेचने की तो बड़ी हिम्मत है, चीन से चंदा लेने की तो बड़ी हिम्मत है, सच नहीं बोलेंगे आप लोग। और दूसरी बात देखिए, अगर हम तीनों सेनाओं की बात करते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की, जो थल सेना है जैसा उसका नाम है, जब भी कोई ऐसी युद्ध जैसी स्थिति आती है, इस बॉर्डर पर जाना होता है तो वो धरती के रास्ते से जाते हैं, तो उनकी जो गति होती है वो धीरे होती है क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े अपने तोप, टैंकर्स आदि भी अपने साथ लेकर के जाने पड़ते हैं। तो गति जो होती है वो धीरे होती है एक अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने की। सेम होता है जल सेना के साथ, वो जो है जल के माध्यम से जाते हैं, पानी के रास्ते से जाते हैं, तो उनकी भी एक कंट्रोल्ड जो है स्पीड होती है, गति होती है जाने की। किंतु अगर आप इंडियन एयरफोर्स की बात करें, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो होता है वो जो है 1000 से लेके 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो आप सोचिए कि इतनी रफ्तार हमें अगर मिल रही है और तब हम जो है हमारे पास इतने 4.5 जनरेशन जैसे MMRCA है, रफाल है, तो हम कितना हमारा ऊपर हाथ रहेगा